नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। एक शेर है सर कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरे ही तरह शहर में तन्हा होगा। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी, उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा होगा। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। क्या? बहुत खूब, बहुत बशीर बस साहब की रचना है। समझ गया था। अब सर, आज हम लोग लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं और निमिषा प्रिया वाला, आज यमन उसको वाला। फांसी होनी थी। तो हम्म, केरल के एक ग्रैंड मुफ्ती हैं, हम्म, वो सुन्नी नेता हैं कंथापुरम एपी अबू बकर हम्म, मुसलियार। तो हम्म, अब वो गए हैं कतर, उन्होंने वहाँ के कुछ सूफी लोगों से बातचीत की है और शायद 11 करोड़ में ब्लड मनी पे शायद बात पक्का हो रही है। वो गए हुए हैं और उसकी मम्मी भी वहीं पे है, हम्म, निमिषा की। लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। विश्व गुरु हमारे लंका डंका बजाते हैं, इतना देश का बटोर के लाए हैं सम्मान, आज फिर जा रहे हैं भाग के मालदीव से लाने सम्मान। हम्म, लेकिन एक अदर लड़की को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। हम्म, हम तो इसको सबसे बड़ा राष्ट्रीय शर्म मानते हैं, वो हिंदू लड़की या ईसाई लड़की जो भी। अब सर, इसमें एक मामला पता चला, कुछ नई चीजें पता चली, तो हमने सोचा दर्शकों को बताई जाए कि निमिषा प्रिया की कहानी क्या है शार्ट में। तो केरल का एक जिला है पलक्कड़, निमिषा वहीं की रहने वाली है और साल 2011 में वो अपने पति टोनी थॉमस और 2 बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ यमन के सना शहर में काम करने के लिए गई थी। नौकरी इतनी अच्छी नहीं रही कि तीनों का जीवन यापन हो सके। तो साल 2014 में आर्थिक तंगी की वजह से निमिषा के पति टोनी थॉमस और बेटे भारत लौट आए। हालांकि निमिषा वहीं रही। हम्म, उन्होंने यमन में ही अपना एक क्लिनिक खोलने की प्लानिंग की और इस क्लिनिक को खोलने के लिए निमिषा ने यमन के ही एक नागरिक, अपने पति टोनी थॉमस के दोस्त तलाल अब्दो महदी, जिसकी हत्या हो गई, हम्म, उसकी मदद मांगी। हम्म, तलाल ने मदद नहीं की, तब निमिषा के दोस्त अब्दुल हनान आगे आए और उनकी मदद से निमिषा ने पति के भारत लौटने के अगले साल यानी 2015 में अपना क्लिनिक खोला। यानी निमिषा ने वहां यमन में अपना क्लिनिक खोला रखा था। 2015 में। हाँ, जब क्लिनिक से आमदनी होने लगी तो तलाल अब्दो महदी ने पैसे के लिए निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब निमिषा ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तलाल ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए निमिषा को अपना पत्नी घोषित कर दिया, मतलब उसको दिखाया कि वो हमारी पत्नी है। परेशान निमिषा ने यमन पुलिस से इसकी शिकायत भी तब की थी और निमिषा की शिकायत पर पुलिस ने तलाल को गिरफ्तार भी कर लिया था। तब जब तलाल जेल से रिहा हुआ तो उसने धोखे से निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। ये सब मामला था। क्या कहेंगे सर, हिंदुस्तान में बताइए एक मुफ्ती साहब, बताइए, ना उनके धर्म की लड़की है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान तो बात बात में हो जाता है, हमारे यहाँ भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होती हैं, हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। अब ना उनके धर्म की ना उनके दीन की, मुफ्ती साहब की। और वहाँ के डॉक्टरों ने और कई लोगों ने, संस्थाओं ने मिलकर चंदा जुटाया है और हमारी सरकार जो कोर्ट कोर्ट खेल कर रही है। और धन्य है भैया सुप्रीम कोर्ट, कुछ कहना नहीं चाहिए उनके ऊपर। 16 फांसी होनी थी, 18 तारीख का डेट दिए बैठे हैं 2 दिन बाद का, जैसे वो नजूमी थे। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना जी। चाह रहा था कि आपने जो इसकी पूरी हम्म। तमहीद बांधी, पूरी भूमिका सुनाई लोगों को, क्या था उसके पृष्ठभूमि में, क्या है पूरा। और 2022 में सर ब्लड मनी का वो हुआ था, एक डील हुई थी 50 मिलियन यमनी की। तब बहुत कम हुई थी, लेकिन वो परिवार मुकर गया था। हाँ। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए, हम्म। पूरी कहानी के पीछे यमन में एक लड़की को फांसी होना है, हिंदुस्तान की है, वो हिंदू है या ईसाई है या जो भी है, हम्म। लेकिन है तो भारत की बेटी वो, और हम्म। इतने संकट में फंसी हुई। हम्म। तो भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। हाथ पैर बहुत मारा। हाँ, लेकिन देखिए, इंसानियत हम्म। एक ऐसी चीज होती है कि किसी को भी बेचैन कर सकती है किसी की जान बचाने के लिए। यहाँ हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाई का सवाल नहीं है। यहाँ यहाँ ये मैसेज है कि अल्लाह ने खिदमत खल्क, यानी जिसको हमने पैदा किया, खल्क कहते हैं पैदा करने को, हम क्या है, अल्लाह की खिलकत हैं, अल्लाह की पैदावार है। तो हर धर्म ने कहा है मानव सेवा परमो धर्म, यानी अगर तुम इंसानियत करते हो तो हमारी इबादत करते हो। तुम नमाज करते हो, पूजा करते हो, अपने लिए करते हो, उसको हम कैसे स्वीकार करेंगे कि उसके बाद हाँ, अपना तुम्हारा अपना क्या सब तरीका है अलग है। अलग। हाँ,
तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बात इस्लाम या हिंदू उसकी नहीं है, बात इंसानियत की है। ये हर धर्म ने इंसानियत की बात कही है, और ये जो ग्रैंड मुफ्ती का जिक्र हुआ है कि ये वहाँ यूं से हुआ सूफी है संत कि हैं। भारत सरकार का फेल्योर देख करके ये एक शख्स जो केरल का है, सुन्नी मुफ्ती है, हाँ सुन्नी है, कंठापुरम एपी अबू हाँ, बकर। एपी अबू बकर को ये लगा कि हम इसमें कुछ करें, तो जो उनके कॉन्टैक्ट थे यमन में और उन लोगों से, हुतियों से, किससे किससे, हाँ तो बहरहाल उन्होंने अपने कोशिश करके कराया। तो फिर सोशल मीडिया में ये बात बड़ी तेजी से उभरी कि भारत तो नहीं बचा सका था, लेकिन ये कि जिस तरीके से इसकी सर एक सेकंड रुकना चाहते हैं। हाँ। वो पापा की परियां बता रही थी कि वो यूक्रेन वाला युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, और एक जान नहीं बचा पाए। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि तब तो वो देखिए, फर्जी था कि ये तो फर्जी है? आज अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये बात सामने ना आ पाती कि वो मुफ्ती साहब जो हैं वहाँ केरल के, जो ग्रैंड मुफ्ती के नाम से अभी उनका जिक्र किया है ग्रैंड सोशल मुफ्ती मीडिया तो यमन वाले हैं सर, वो सूफी हाँ, संत हैं वहाँ के। तो उन्होंने वहाँ उनसे जज साहब से बात की। कांटेक्ट करके, हाँ। नहीं परिवार वालों से, पहले जज साहब से नहीं, पहले तो घर वालों से, कि घर वालों को जोड़ो, घर वालों से, उसके भाई से जिसकी वहाँ कत्ल हुआ, हत्या हुई है जी, कि उसके घर वालों से बात कराने की कोशिश की। तो बात ये हुई कि अच्छा ठीक है देखते हैं। तो एक दिन फांसी टल गई, तो खबर यही आनी सोशल मीडिया पर डाली गई कि एक मुफ्ती ने बचाई जान लड़की की, और उसमें ये कहा गया कि जिस इस्लाम को इतना बुरा कहा जाता है वहाँ ऐसा भी होता है कि मुफ्ती ने देखा कि भारत सरकार की नहीं चल पा रही, नहीं पहुंच हो और पा रही डोनेशन भी इकट्ठा किया है हाँ, वहाँ के लोगों ने। तो ये बाहर यहाँ हिंदू मुसलमान या इस्लाम और हिंदू सनातन धर्म की बात नहीं है, यहाँ बात है मानवता की, कि जो भी जिसका भी धर्म है वो सबसे पहले मानवता सिखाता और है। नीरज जी की एक रचना भी है, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान इंसान बनाया जाए, या वही, या बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बातचीत चल रही है, अभी अभी संकट बरकरार है, अभी उसकी फांसी टली नहीं, फांसी खाली टली है, फांसी की सजा माफ नहीं हुई, फांसी की सजा सब माफ होगी जब घर वाले उसको माफ कर देंगे। 11 करोड़ की डील है, अगर 11 करोड़ रुपया वहां तक पहुंच जाता है और लोग मान जाते हैं तो हो वो सकता है। कर लेंगे। वैसे भाजपा के पास भी बहुत पैसा है सर, इतना 5 स्टार सब कार्यालय बना रहे हैं। संघ के पास बहुत पैसा है, पैसा है अपनी बेटी को बचाने तो के 11 करोड़ रुपया तो हाथ का मैल है। और क्या दे सकते थे, अरे बोले तक नहीं, कभी कोई बयान किसी का हाँ, नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी का नहीं आया, वैसे तो वैसे बेटी किसी का बचाओ बेटी बयान नहीं पढ़ाओ। आता। लेकिन सर एक चीज पूछना चाह रहे थे, वो एक मोदी जी कोरोना टाइम में अपना पीएम केयर फंड बनाए थे, उसमें तो बहुत पैसा पड़ा है, उसी से बचा लेते। यहाँ तक कहा था पीएम केयर फंड में कि इसका कोई वो नहीं मांगे, ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट नहीं होगा, आरटीआई नहीं ले सकता कोई, उसी से मंगा लेते विश्वगुरु। लेकिन हाँ, विश्वगुरु वही के वही अच्छा अफसर आते हैं यूपी में, बाबा हमारे फूल उल बरसवा रहे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, हजारों पेड़ कट गए, रोज कोई ना कोई खबर आ रही है, कहीं गाड़ी फोड़ी जा रही है, कहीं मोटरसाइकिल तोड़ी जा रही है। अब कांवड़ी है, जो आज हमने सर्च किया कि कांवड़ शुरू कब हुआ, अब आप वो सुप्रीम कोर्ट में अलग वो चल रहा है सर कि वो लगाओ क्यूआर कोड कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या कहेंगे? अब बाबा फूल बरसवा रहे हैं। नहीं देखिए, अब चूंकि बहुत सारी परंपराएं हमारे धर्म में हर उसमें हाँ वो ठीक है, परंपरा होनी चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं है। लगे, दीर्घायु की कामना करने लगे, या तरह तरह के। और अब इसमें मेन मुद्दा नहीं बता पाए सर हम आपको कि बरेली के एक बहेड़ी इंटर कॉलेज है, तो वहाँ के एक शिक्षक है रजनीश गंगवार। अब उन्होंने बेचारे ने अपराध ये कर दिया कि सुबह की मॉर्निंग असेंबली में कावड़ यात्रा वाला जो वीडियो उनका एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो उन्होंने वहां पे गीत पढ़ दिया। गीत ये था कि तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। बस कांड हो गया, बाबा की सरकार, रामराज हिला, सिंहासन डोला। तड़ से पुलिस ने रजनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई, अखिलेश यादव कूद पड़े, सियासत तेज हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला अखिलेश यादव ने। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जिस सूबे में या देश में धर्म को इतनी अहमियत दी जा रही है, देनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। धर्म अगर नहीं होता, धर्म कोई सबका अपना धर्म है, वो निजी वस्तु है धर्म। तो लेकिन ये जो हमारे मास्टर साहब है, टीचर है रजनीश गंगवार साहब,
वो थोड़ा बोल्ड निकले। उनको ये नहीं लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सूबे के उनकी पुष्प वर्षा करा रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को अरे लेके पूरा पुलिस डीजीपी लगा से है, पूरा पुलिस को, महकमा लगा पूरा है। प्रशासन को अलर्ट कर रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ ना होने पाए। हाँ। तो ये लिहाज तो बहरहाल करना चाहिए उनको भी कि हम, जब हमारे मुख्यमंत्री जी इतना आदर कर रहे हैं तो हम ऐसा गीत ना गाएं। लेकिन बहरहाल उन्होंने गा दिया, अब उनके काम लग गया। अब लग गया है। तो ये तो आपको खुद महसूस करना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी तो अब चल रही है, तो आप कुछ बोले, हमें ठीक नहीं लगा, एफआईआर हो गई। सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज है। लेकिन ये है कि भाई कांवड़ का, जो कांवड़ियों का आदर और सम्मान अपनी जगह है भाई। भोले उनको कहा जाता है। उन्होंने जो गीत लिखा है उससे किसी को कष्ट पहुंचा है तो लेकिन जाहिर है वो कि गीत में तो सर ऐसा कुछ है नहीं कि कोई सांप्रदायिक हिंसा हो जाए या भावना आहत हो जाए, लेकिन भावना आहत हो गई। खैर बहरहाल अब क्या हाथ हुई तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता भाई। अगर कोई हाँ। कहे कि साहब आपकी इस गीत से हमें शिकायत है, हमको सर एक तो हाँ, अब आप कुछ करें। तो ये शिक्षक ने ये अपने दम पर ये समझा कि इससे लोग बुरा नहीं मानेंगे और वो पढ़ा है, तो अब यही वो ही इसका जवाब देंगे कि भाई हमने जो लिखा है किस बुनियाद पर लिखा है और उसके पीछे हमारी क्या मंशा है। अब सर हमको याद आया कि हमारे मित्र हैं, मित्र का बड़े भाई समान है, आईजी हैं। वो पश्चिम में रहे हैं, मेरठ में भी आईजी। तो वो कह रहे थे कि भैया आप ये जान लो, होली से दिवाली तक, वो मुहर्रम से दिवाली तक हिंदू मुसलमान चलता है हमारे प्रदेश में। और फिर दिवाली के बाद से 6 महीने आदमी शांत रहता, अपना काम धंधा देखता, रोजी रोटी करता, और उसके बाद मुल्क वाला नहीं रहता। फिर जैसे मुहर्रम आता है कोई जुलूस नहीं, वो फिर हिंदू मुसलमान शुरू होता है और फिर वो दिवाली तक चलता है। वो कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ का नियम है, यूपी का। अब सर आज सुबह ये हमको बताया उन्होंने कि ये मतलब परंपरा। हाँ, ये मौसमी बुखार है, ये मौसमी बुखार ये है। मौसमी बुखार है हिंदू मुसलमान वाला। ये 6 महीना चलेगा। हाँ, ये वो मौसम वो बता रहे थे कि हम लोग वो 6 महीने दिवाली हल्का के रहते बाद हैं तक। और उसके बाद सब शांत हो जाता है। अब सर आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा था राजा महमूदाबाद के लड़के वाला, अपने लखनऊ वाले जो है प्रोफेसर महमूदाबाद। तो हुआ क्या कि हरियाणा में मुकदमे का सामना कर रहे अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का मामला था। बड़ा रोचक टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो आज हुआ क्या कि मामले में सुनवाई थी, तो मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोर्ट ने असंतोष जताया। कोर्ट ने एसआईटी से जांच को सिर्फ 2 एफआईआर तक ही सीमित रहने का सख्त हिदायत दिया और कहा इसका दायरा ना बढ़ाया जाए। अब इसमें मजेदार बात है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइट भी किया। उन्होंने कहा 4 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दो और दोबारा पूछताछ की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर से बुलाना नहीं तुम। और एक लाइन जो उन्होंने कहा वो बहुत मजेदार था। कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईटी जांच को किसी और दिशा में ले जाकर खुद को क्यों भटका रही है, और ये भी कहा कि आपको डिक्शनरी की जरूरत है। और कहा कि प्रोफेसर महमूदाबाद को बुलाने की जरूरत नहीं बल्कि डिक्शनरी की जरूरत है। ये बात, हाँ, ये समझना चाह रहे थे सर, डिक्शनरी की जरूरत है। ये इसके इतने पीछे बड़े पढ़े लिखे लोग। एक शब्द के पीछे ये लगता है कि जैसे आदमी किसी को सीधे जाहिल ना कह के, ये अज्ञानी ना कह के ये कहे कि भैया डिक्शनरी देख लिया करो, मतलब सीधे कुछ नहीं कहा कि आपको कुछ नहीं आता। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसके पीछे क्या अर्थ हो सकता है? इसके पीछे क्या अर्थ हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपको डिक्शनरी की जरूरत, यानी एसआईटी को डिक्शनरी की जरूरत है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा कह देता है तो आदमी खुद ही कहता है कि हमको जाहिल समझते हो क्या? तुम डिक्शनरी देखो। मैं क्यों देखूं, मैं सही हूँ। लेकिन आज टाइट तो किया सुप्रीम कोर्ट ने, 4 हफ्ते में लेके आओ, गाना ना गाओ रोज रोज कि तुम धंधा बनाओ। अब सर राशन कार्ड में ये सरकार डिजिटल हो रही है, सब काम तो डिजिटल हो रहा है, इसीलिए आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लोग, ये भी शुरू हो गया है काम। अब सर ये प्रयोग करने में तो सरकार का मतलब कोई सानी नहीं है। अब राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने जारी कर दी नई गाइडलाइन। अगर आपको राशन कार्ड भैया बचा के रखना है, 5 किलो चाहिए, तो मोदी जी दे रहे हैं 82 करोड़ को फ्री वाला फोकट का। तो अपना आधार जाओ लेके और राशन वाली दुकान पे जो 2 किलो माल लेता है आपका, उससे उसको लिंक कराओ। अगर नहीं कराए तो काम खत्म, कोई बचा नहीं पाएगा। अब सर इसमें सवाल हमारा सिर्फ ये था कि सर जो गांव का आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका शोषण कोटेदार भी करता है, प्रधान भी करता है, वो उसका क्या होगा? वो बेचारा कैसे लिंक कराएगा, वो जो 5 किलो जिसको वास्तव में जरूरत है? इस पर देखिए करमवीर जी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कही थी, जब योजना शुरू हो रही थी तो कहा, ये बात बड़ी तेजी से उठी थी कि जिसका आधार नहीं होगा
उसको योजना का लाभ नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत नाराज हुआ था और सरकार से कहा था कि ये कोई शर्त नहीं है और ये आधार जो है कोई वो जरूरी नहीं है, कोई अनिवार्य चीज नहीं है। ये तो लेकिन लगभग लगभग अनिवार्य नहीं, व्यवहारिक लेकिन रूप से। सरकार की मंशा ये थी कि ये आधार बन जाने से ये होगा कि वही लोगों तक पहुंचे जैसे उनका अपना दावा है कि आधार से सही तक पहुंचेगा। अरे और कितनी डकैती पड़ रही है, आपको क्या बताएं कि 25 किलो किसी के राशन है तो कोटेदार 20 ही किलो दे रहा है। हाँ, वो तो 2 किलो पर यूनिट मारते तो मारते हैं। आपने वो सारा सब कर दिया है तो काट उसको कर। जिला पूर्ति अधिकारी को कमीशन देना है, कहाँ देगा? हाँ, वो अरे उसका अपने घर से अच्छा देगा। नहीं, गल्ले वाले से कोटेदार से बात करो तो कहता है बोरे में साहब वो ईटा मिला, पत्थर मिला, पता चला 1 क्विंटल की जगह 80 किलो है, 70 किलो है। वो राम राज्य में होता है। हाँ। अब सर, टेस्ला, एलन मस्क की जो कंपनी है, अब उसकी कार जो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आ गई है इंडिया में। अब वो मिलेगी कहाँ कहाँ, इसकी बुकिंग कहाँ कहाँ हो रही है? मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव, 3 जगह। और मजे की बात यह है कि चीन में इसकी जो कीमत है उससे दुगने रेट पे इंडिया में मिलेगी। तो हमारे ख्याल से 10, चीन में 30 लाख है। हाँ 30 लाख है, यहाँ 60 लाख में मिलेगी बैटरी वाली। और गुड़गांव में पड़ेगी 66 लाख 70 हजार की। मुंबई में पड़ेगी 61 लाख 70 हजार की। मतलब ये इंडिया स्थिति, के अंदर आप हाँ अलग अलग पड़ेगी। इंडिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमत और है। एक एक जो दूसरा इसका मॉडल है वो 69 लाख 15 हजार में मुंबई में मिलेगी और गुड़गांव में मिलेगी 75 लाख 61 हजार। अब सर, जो हमारे ख्याल से 5 ही 7% होंगे नहीं, लेकिन ये जो खरीद पाएंगे इसको। 1 करोड़ के अंदर है, हाँ 1 करोड़ के अंदर है। 50 लाख 60 हाँ। लाख। नहीं तो देखिए हमारे देश में कुछ परसेंट लोग तो बहुत ज्यादा दौलतमंद है ना। हाँ कुछ अगर है। हाँ, तो अगर वो खरीद लेते हैं तो एलन मस्क की कंपनी चल जाएगी। चूंकि हमारे 70% तो शायद हमारे ख्याल से टैरिफ लग रहा है, इसीलिए तो इतनी महंगी है। क्योंकि अगर आप वाली कंपनी 1000 गाड़ी बनाती है, पूरे दुनिया में बेचती है, 10 गाड़ी भी यहाँ बिक गई तो लेकिन बड़ी सर, बात है। जिसको वो खरीदनी होगी तो चाइना से इम्पोर्ट कर लेगा, वह तो 30 लाख में है। वो सारी बातें भी हैं, लेकिन ये तो अपने बेचने वाले के उस पर होगा, डीलर जो जिसको मिलेगा डीलरशिप, वो अपने कैसे बेचता है, क्या बेचता है। अब सर, एनसीईआरटी ने एक कमाल और कर दिया। आजकल तो एक कमाल होता रहता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे, पक्का है, जान लीजिए। अब तो एनसीईआरटी अभी क्या बचा है हिंदू राष्ट्र में? में भी बहुत कुछ बचा, भी संविधान बचा है। जो लल्लू सिंह कहे थे, धोखे में कह गए थे, उसके बाद हार गए। अब वो संविधान भी बच गया है, उसको लेके हमारे उपराष्ट्रपति दिन भर गाना गाया करते हैं, जगदीप धनखड़ साहब। तो एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में कई बदलाव किए। अब इसमें एक चीज मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, उसको आप क्लियर कर दीजिए। तो उस नई चैप्टर में बाबर को क्रूर विजेता बताया गया है और अकबर और औरंगजेब के चैप्टर में भी बदलाव किया गया है। अब इसमें औरंगजेब को तो सब कुछ बताया दिया, औरंगजेब को ये बताया गया सीधे सीधे कि मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ने वाला आदमी था वो, टोपी अपने सिलता था, ये सब भैया नहीं, बात खत्म बहुत हो बड़ा गई। दहशतगर्द। हाँ, वो मतलब समझे उससे बड़ा दहशतगर्द आतंकवादी धरती कोई हुआ नहीं, न भूतो न भविष्यते। अब जो हमें हमारा सवाल है सर, जो हमारी सुई अटकी है कि लिखा ये गया है कि अकबर जो था वो सहिष्णु था और उसके साथ साथ क्रूरता का मिश्रण था, मिक्स। ये एक नई प्रजाति निकली है कि मतलब वो क्रूर भी था और सहिष्णु भी था। तो भैया, एक आदमी दोनों चीज कैसे हो सकता है? अब जितना हमने पढ़ा है, हमारे टाइम में जो किताब चलती थी कि अकबर ने एक धर्म बनाया था दीन इलाही, और अकबर के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है कि उसने ऐसा कोई युद्ध खुद तलवार उठा के नहीं लड़ा है जिसमें किसी हिंदू को मारा। यहाँ राजा मान सिंह ने जरूर उसकी तरफ से लड़ाई की थी और कांड किया था। क्या कहेंगे सर कि एक आदमी क्रूर भी है, सहिष्णु भी है? ये कंफ्यूज थे क्या जो किताबिया लिख रहे थे? वो क्लियर नहीं हो पाए कि वो क्या है। वो जो दीन इलाही चलाया, जो जोधाबाई से शादी की मान सिंह की बहन से, हाँ, तो उन सब बातों को लेकर के उनको थोड़ा सा सहिष्णु दिखला दिया। और दीन इलाही हाँ, वो भी जरूरी था करके क्योंकि मान सिंह का मामला था। सारे धर्म का आदर करते थे और ये था। और जहाँ जहाँ मतलब ये उस तरीके के वाकयात हुए हैं, तो जहाँ पर ये हुआ होगा कि किसी जंग में हिंदू मारे गए होंगे या मंदिर पर सर उसके तो होगा या कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, होगी। उन्होंने मंदिर हमारी जानकारी में नहीं, तोड़वाया। अकबर बहुत ही बहादुर बादशाह था और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बादशाह बना था, कम उम्र में। कम उम्र में, और बहुत ही सम्मान प्रिय था, बहुत उसका मतलब लोगों को न्याय प्रिय था। उसने जजिया कर खत्म किया था। जजिया कर और खत्म किया था। आज भी सर, राजा टोडरमल ने जो बंदोबस्ती किया था, लगाया था, वही आज भी उसको ये भारत सरकार भी वही चला रही है, ढो रही है, चकबंदी एक चीज बात पकबंदी आप सब। ये अगर अकबर का ये होता तो हिंदुस्तान के अंदर
मुगले आजम फिल्म ना बन पाती और ना चलती। और सर अकबर के ही टाइम में हमें लग रहा है कबीर हुए हैं। अकबर बादशाह को लेके जो मुगले आजम पिक्चर बनाई सलीम अनारकली की, हाँ। तो उसमें जो दिखाया गया है, तो उसमें कहीं ऐसा क्रूर होने का उसका कोई रूप दिखाया नहीं है। और सर तुलसीदास, बाबा तुलसीदास ने रामचरित मानस तो अकबर के ही काल में लिखी है। अगर अकबर क्रूर था तो ये जो जितने राम भक्त हैं जो मंदिरिया बना है, तो ये तो हमारे ख्याल से ये को जान ही ना पाते कि भगवान राम जी रहे, क्योंकि वो रामायण तो संस्कृत में है, जाहिल संस्कृत आती नहीं सबको। अब सर 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, कागज पत्तर में मुंह से जारी है, हुआ उसके बाद अब जारी है, कहाँ हो रहा है ये हमको नहीं पता है, लेकिन जारी है कागज पत्तर में, वो काम चालू है। तो सर 22 अप्रैल को हुआ था, 26 निर्दोष लोग की जान गई थी, तो उसमें विदेशी भी थे। विदेशी का एक वो नेपाल का था, एक वो टट्टू वाला था, थे 28, लेकिन गोदी मीडिया 26 बताता है। अब सर आज तक वो आतंकवादी जमीन ले गई, आसमान खा गया, गॉड नोज ओनली, लेकिन अब एनआईए ने स्टार प्रोटेक्टेड विटनेस खोजा है। क्या नाम रखा है भाई साहब अंग्रेजी में, स्टार प्रोटेक्टेड विटनेस। और ये चश्मदीद जो है ये इसने बताया कि वो सब भैया पाकिस्तानी थे, और वो आए, हमने खाना खिलाया, फिर वो आए 26 को मारने के बाद में 4 राउंड गोली वोली चलाई। क्या कहेंगे सर अब देखिए मेरे कहानी में, अब ये भाई स्टार प्रोटेक्टेड विटनेस के बारे में। प्रोटेक्टेड बिजनेस, अगर आतंकवादी पकड़ लिए जाए हाँ। जिन्होंने ये कांड किया है, और वो कबूल कर ले, हाँ। तब तो ये बात स्टैंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।